नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इतिहास के 100 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर आए हैं। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको पसंद आएंगे। आइए हम बहुत ही तेज़ी से इन प्रश्नों को बारी बारी से करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या अलेक्जेंडर कर्निघन? तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारा उत्तर नीचे ही लिखा है, दयाराम साहनी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921, दयाराम साहनी। आप इस बात को याद रखेंगे। देखिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और राखीगढ़ी। तो इस प्रश्न का उत्तर है राखीगढ़ी। देखिए मेरे बच्चों, मैं स्पष्ट कर दूं इस प्रश्न को, सिंधु घाटी सभ्यता का वह शहर जो भारत में स्थित है, उस स्थल की बात कर रहे हैं कि कौन सा बड़ा, तो राखीगढ़ी। कुछ विद्वान मोहनजोदड़ो की मानते हैं संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पर भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल की बात कर रहे हैं, तो उस आधार पर राखीगढ़ी। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा, प्रकृत भाषा, संस्कृत भाषा या तमिल भाषा? देखिए उत्तर हमारा है संस्कृत भाषा में। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए हमारा जो चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, कपिल मुनि, पतंजलि, गौतम बुद्ध? तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर आप स्पष्ट देख सकते हैं, गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम अपना पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में, महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडाग्राम, वाराणसी? तो मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर स्पष्ट आपको दिख रहा है, कुंडाग्राम। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगला प्रश्न। अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं? देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मणी या संस्कृत? ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, हमारा जो उत्तर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सी है कि हमारे अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मणी लिपि में लिखे हुए हैं। आगे देखिए हम सातवें प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न हमारा है, कलिंग युद्ध किस मौर्य सम्राट ने लड़ा था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या दशरथ? तो मेरे प्यारे बच्चे, सी विकल्प आपका सही है, अशोक। जी हाँ, कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था, मौर्य सम्राट थे ये। आगे देखिए, इंडिका नामक पुस्तक किस विदेशी लेखक ने लिखी थी? हमारे विकल्प फयान, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज या प्लिनी? तो हमारा सी उत्तर ही सही है, मेगास्थनीज। ठीक है मेरे बच्चों, आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के सबसे महान शासक कौन थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? जी हाँ, देखिए हमारा पहला विकल्प सही है, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे महान शासक थे इन विकल्पों के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे विकल्प हैं लोह युग, रजत युग, स्वर्ण युग या शिल्प युग? तो हमारा सही उत्तर है स्वर्ण युग। जी हाँ, गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म? तो हमारा विकल्प है बौद्ध धर्म। जी हाँ, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं, आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ किसने लिखा था? वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या नागार्जुन? देखिए नाम से ही स्पष्ट आपको विकल्प मिल रहा होगा कि आर्यभट्टीय नामक जो ग्रंथ है मेरे प्यारे बच्चों, वो तो देख सकते हैं आप, वो हमारा सी विकल्प सही होगा, आर्यभट्ट। जी हाँ, आर्यभट्टीय रचना के आर्यभट्ट लेखक हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं हम। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हमारे विकल्प हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त या हर्षवर्धन? तो नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त युग में स्थापित होता है और कुमारगुप्त इसको स्थापित करते हैं। हमारा सी विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेसर, पाटलिपुत्र, काशी या कांचीपुर? तो मेरे प्यारे बच्चे, हमारा सही विकल्प होगा थानेश्वर। ठीक है, यहाँ थानेसर लिखा है, थानेश्वर आप इसे समझ लें। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 15वें प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पूछा गया, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो मेरे प्यारे बच्चे, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। अगले प्रश्न की बात करें, संगम सहित किस भाषा में है? तेलुगु भाषा, तमिल भाषा, संस्कृत भाषा या मलयालम भाषा? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर बी है, तमिल भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला जो प्रश्न है 17 नंबर, देखिए,
चरक संहिता किस विषय पर आधारित है? खगोल शास्त्र, चिकित्सा, गणित, व्याकरण। तो चरक संहिता हमारी चिकित्सा से संबंधित है, इस बात को आप याद रखेंगे। आगे देखिए अगले प्रश्न को, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? दो ऑप्शन देखिए यहाँ दिए हैं, लुम्बिनी, सारनाथ। आगे देखिए दो ऑप्शन यहाँ पर हैं हमारे प्यारे बच्चे, बोधगया या कुशीनगर। तो यहाँ पर देखिए बोधगया जो उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधगया, सारनाथ, ठीक है, बोधगया सारनाथ में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। आगे देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी मेरे प्यारे बच्चे। तो पहली पूछी गई है वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह। तो हमारा सही उत्तर होगा राजगृह, ठीक है। आगे देखिए बौद्ध धर्म के त्रिपिटक किस भाषा में हैं? संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल। तो हमारा सही उत्तर होगा पाली भाषा, ठीक है। आगे देखिए अशोक के शिलालेखों में किस नाम से उसका उल्लेख हुआ है? धर्मराज, दवनप्रिय, चक्रवर्ती, सम्राट। तो बी ऑप्शन है, दवनप्रिय नाम से उसका उल्लेख होता है। आगे देखिए 22वां प्रश्न, कौटिल्य को एक अन्य नाम से जाना जाता है? भास्कर, विष्णुगुप्त, वासुमित्र, चंद्रदत्त। जो कौटिल्य का अन्य नाम है वो विष्णुगुप्त है, और उन्हें चाणक्य भी एक अन्य नाम भी आप इनका याद रखेंगे। आगे देखिए पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा, बाणभट्ट, कालिदास या चाणक्य। तो सही उत्तर हमारा पहला है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है, ठीक है। आगे देखिए अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? देखिए यहाँ विकल्प दिया है, मोहनजोदड़ो, लोथल, ठीक है। दो विकल्प यहाँ है, कालीबंगा, चनहोद्रो। तो मेरे प्यारे बच्चे जो बंदरगाह शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का वो लोथल था, और गुजरात में, वर्तमान गुजरात में स्थित था, ठीक है। आगे देखिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में बात की जा रही है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन को। तो हमारा सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त, ठीक है। आगे देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सूफी परंपरा। तो जातक कथाएं हमारी संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को, हमारा 27वां नंबर है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 12, 14, 16, 18। तो महाजनपद जो थे वो 16 थे, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। आगे देखिए हम 28 और 29 और 30 नंबर प्रश्नों को कर रहे हैं। देखिए 28 नंबर में, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त, खारवेल, अशोक, स्कंदगुप्त। तो हमारा सही उत्तर है खारवेल, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है सबसे पुराना वेद कौन सा है? देखिए हमारे 4 वेद होते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, यथुर्वेद और ऋग्वेद। इनमें सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद होता है। डी विकल्प इस प्रश्न का हमारा सही होगा। आगे देखिए सिंधु सभ्यता में मुख्य ईश्वर किसे माना जाता था? मतलब उनके आराध्य कौन थे जिन्हें वो सबसे अधिक उपासना करते थे? विष्णु, शिव या पशुपति, ब्रह्मा, और एक विकल्प यहाँ है मेरे बच्चे अग्नि। तो जो सबसे ज़्यादा वो जिस ईश्वर को मानते थे, शिव या पशुपति। बी विकल्प हमारा सही होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1192 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1290 या 1320 ईस्वी। तो हमारा सही उत्तर है प्यारे बच्चों बी, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना गुलाब वंश के स्थापना के साथ होती है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाब वंश का संस्थापक होता है। आगे देखिए दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? देखिए उसी से जुड़ता प्रश्न है, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। तो हमारा सी विकल्प सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाब वंश की स्थापना करता है जिससे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? देखिए प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो निर्माण शुरू किया बात है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण को शुरू किया था, और ये इसे मुकम्मल नहीं करा पाया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा कराया, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक तो होगा ही नहीं, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो सबसे
प्रसिद्ध खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। बी विकल्प सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? 1290 ईस्वी, 1303 ईस्वी, 1310 ईस्वी, 1321 ईस्वी। तो 1303 ईस्वी को। ठीक है प्यारे बच्चे, ये ईस्वी है, ईसा पूर्व आप नहीं समझेंगे, ईस्वी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए 36 नंबर। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। तुगलक वंश का संस्थापक था मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन, गयासुद्दीन या फिरोज शाह तुगलक, है ना। तो हमारा जो सही उत्तर है प्यारे बच्चों वो है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नीति के लिए जाना जाता है? न्यायिक सुधार, सिक्का परिवर्तन, धार्मिक सहिष्णुता, सैन्य विस्तार। तो ये सिक्का परिवर्तन के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए 38 नंबर प्रश्न है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? बलबन, इल्तुतमिश, ऐबक, नसरुद्दीन। तो सही विकल्प मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, तो रजिया सुल्तान के संदर्भ में आप बच्चों ये कथन भी याद रखेंगे कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र जो प्रथम और अंतिम महिला शासक थी। ठीक है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा 39 नंबर, 40 नंबर और 41 नंबर प्रश्न देखिए। पहले हम 39 नंबर देखेंगे। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, चित्तौड़ युद्ध हुआ था। तो हमारा ये ए विकल्प सही होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था 1526 में। आप इस बात को याद रखेंगे। इसी के साथ, इस युद्ध के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और भारत में एक नए वंश की परंपरा विकसित होती है जिसे मुगल वंश कहा गया। ठीक है, आगे देखिए, उससे जुड़ा हुई प्रश्न है, आप पढ़िए। तो देखेंगे मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो मुगल वंश का जो संस्थापक था वो थे बाबर। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ये जो है 1510 ईस्वी, 1517 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1529 ईस्वी। तो 1526 ईस्वी को बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। ये पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में ही बात हो रही है जो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था बाबर का। ठीक है, आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न में। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया? यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 1575, 1580 ईस्वी, 1582 ईस्वी या 1585 ईस्वी। तो मेरे प्यारे बच्चों सी विकल्प सही होगा कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म जो है वो 1522 ईस्वी में शुरू किया। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अकबर के दरबार में कौन सबसे बुद्धिमान नवरत्न था? अबू फजल, तानसेन, बीरबल, फैजी। तो सबसे बुद्धिमान जो अकबर के नवरत्नों में माने जाते थे वो बीरबल माने जाते थे। आप इस बात को याद रखें। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 44, 45 और 46 नंबर प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए पहले 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जहांगीर की पत्नी कौन थी जो शासन में भी हस्तक्षेप करती थी? जोधाबाई, मुमताज महल, नूरजहां, रुकैया बेगम। तो सी विकल्प हमारा सही होगा, नूरजहां। ठीक है, आगे देखिए हम 45 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। देखिए शाहजहां के शासन में बनी सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी? कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल। तो मेरे प्यारे बच्चे शाहजहां के शासनकाल में पूछा जा रहा है, तो डी ऑप्शन देखिए, ताजमहल। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। ताजमहल किसके स्मृति में बनवाया गया? तो रुकैया बेगम, जोधाबाई, मुमताज महल या नूरजहां। तो हमारा सही विकल्प होगा मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। ठीक है, 47वें नंबर प्रश्न को बात करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1685 ईस्वी, 1698 ईस्वी, 1707 ईस्वी, 1712 ईस्वी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस विकल्प का जो सही उत्तर होगा देखिए 1707 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये ईसा पूर्व की बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को आप याद रखें। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। हमारा अगला प्रश्न है। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ? हमारे विकल्प अकबर और राणा प्रताप, बाबर और राणा सांगा, औरंगजेब और शिवाजी, शेरशाह और हुमायूं। तो अकबर और राणा प्रताप के बीच हमारा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे देखिए हम 49वें नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। 49वां नंबर प्रश्न है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ?
1660 ईस्वी, 1670 ईस्वी, 1674, 1680। तो 1674 ईस्वी में उनका शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। आगे देखिए, हम अगले प्रश्न की 50 नंबर प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पुरंदर, रायगढ़, सिंहगढ़, प्रतापगढ़। तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो थी रायगढ़। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए हम इन 50 प्रश्नों को कर चुके हैं। अभी भी हमारे पास शेष इतिहास के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न और हैं जो कभी न कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ये सभी प्रश्न चुनिंदा प्रश्न पत्रों से ही चुने कर रखे गए हैं आपके लिए, आपकी तैयारी बेहतर हो सके। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के मुख्य संत जो कबीर किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम, हिंदू, कोई नहीं, सामान्यवादी या सूफी? देखिए कोई धर्म से नहीं थे, सामान्यवादी थे। और संत कबीर दोनों धर्मों, हिंदू और मुस्लिम या इस्लाम, दोनों के ही बहुत ही प्रिय थे। आगे देखिए, संत तुलसीदास ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा? रामचरितमानस, रामायण, श्रीमद्भागवत, वेदांत सार। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, रामचरितमानस। आगे देखिए, हम 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु किस भक्ति के प्रवर्तक थे? देखिए ज्ञान मार्ग है ना, यहाँ पर हम प्रश्न को देख सकते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस भक्ति मार्ग के प्रवर्तक थे? एक ऑप्शन यहाँ पर है ज्ञान मार्ग। आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग, प्रेम भक्ति मार्ग, योग मार्ग। तो ये हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रेम भक्ति मार्ग। ठीक है, आगे देखते हैं हम 54 नंबर, 55 और 56 नंबर। देखिए पहले हम 54 नंबर को देखेंगे। 54 नंबर प्रश्न में कहा गया, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस परंपरा से संबंधित है? चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, सात्री। तो ये हमारा सही उत्तर होगा चिश्ती। ठीक है, 55 नंबर में देखेंगे, गुरु नानक देव का जन्म स्थान क्या है? करतारपुर, आनंदपुर, तलवंडी, अमृतसर। तो सी विकल्प हमारा सही हो गया, तलवंडी। तो आगे देखिए अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम यानी 10वें गुरु कौन थे? देखिए सिख परंपरा में 10 गुरु होते हैं, उनमें यहाँ पर अंतिम की बात कर रहे हैं, तो यानी 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव। तो हमारा पहला विकल्प है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ठीक है, देखिए आइए चलते हैं हम आगे अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 57 नंबर, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? 1689 ईस्वी, 1692 ईस्वी, 1699 ईस्वी, 1702 ईस्वी। तो हमारा जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों वो सी होगा, 1699 ईस्वी। ठीक है, आगे देखते हैं 58वें प्रश्न को, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्का, देवराय और नरसिंह राय। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो बी विकल्प हमारा सही होगा, हरिहर और बुक्का। ठीक है, आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा जो अगला प्रश्न है 59 नंबर पर हम आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी थी? पानीपत की लड़ाई, रायचूर की युद्ध, तालीकोटा की लड़ाई या हल्दीघाटी की लड़ाई। तो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा, तालीकोटा की। 59 नंबर प्रश्न के बाद मेरे प्यारे बच्चों अब आ जाते हैं हम 60 नंबर प्रश्न पर। देखिए बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा, बीजापुर, हैदराबाद या बीदर। तो गुलबर्ग जो थी मेरे प्यारे बच्चों, पहला विकल्प जो होगा वो सही होगा, बहमनी राज्य की राजधानी थी। आगे देखिए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? यह प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1756, 1757, 1761, 1764 में। हमारा सही जो विकल्प है 1757 ईस्वी में हमारा प्लासी का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो 62 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेज की शक्ति, बी फ्रांसीसी समर्थन, सी मीर जाफर की विश्वासघात, डी कम सैन्य बल। तो हमारा सी जो विकल्प है वो पूरी तरीके से जी हाँ, मीर जाफर की विश्वासघात के द्वारा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का हार होता है। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न पर, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1761 ईस्वी या 1772 ईस्वी। तो हमारा बी विकल्प होगा, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किन किन के साथ युद्ध किया?
ठीक है। अंग्रेजों को संयुक्त सेना के साथ बक्सर में युद्ध करना पड़ता है। तो यहाँ है ए विकल्प है हैदर अली और टीपू सुल्तान, बी विकल्प है मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब, सी सिराजुद्दौला और मीर जाफर, डी मराठे और पेशवा। तो हमारा जो बी विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों पूरी तरीके से सही हो जाएगा। जो बक्सर का युद्ध था अंग्रेजों को एक संयुक्त सेना के साथ लड़ना पड़ा, जिसमें मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब तीनों शामिल थे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वो 65 है। देखिए 65 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अंग्रेजों ने भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब लागू की थी? 1773 ईस्वी, 1793 ईस्वी, 1813 ईस्वी या 1857 ईस्वी। तो 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया था। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की थी? जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो हमारा जो सही उत्तर है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था विकल्प पहला सही है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आइए देखते हैं अब अपने अगले प्रश्न। हम 67 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? दिल्ली, कानपुर, मेरठ या झांसी। तो हमारा सही उत्तर है सी मेरठ। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किसने सम्राट घोषित किया? नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी सैनिकों ने, डी झांसी की रानी ने। तो हमारा सही उत्तर है सी सैनिकों ने। ठीक है, चलते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए 69 नंबर प्रश्न हमारा प्यारे बच्चों, 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और सत्ता किसे सौंप दी गई? देखिए ए ब्रिटिश संसद, बी इंग्लैंड की रानी, सी भारत सरकार, डी गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर हमारा बी विकल्प सही होगा, इंग्लैंड की रानी। ठीक है, आइए हम 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर विकल्प हमारे हैं प्यारे बच्चों 1885, 1888, 1890 या 1905। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं हम 71 नंबर प्रश्न को। हमारा 71 नंबर जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली, बी पुणे, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो पहली बैठक जो हुई थी वो मुंबई में हुई थी। ठीक है, अगला देखिए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी एम ह्यूम, डी डब्ल्यू सी बनर्जी। जी हाँ, हमारा जो पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है, आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न और 74 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 73 में बंगाल विभाजन कब हुआ? 1903, 1905, 1907 या 1911। तो बंगाल विभाजन 1905 में होता है। ठीक है, 74 नंबर में आ जाते हैं, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में हुआ? 1857 के विद्रोह में, बी जलियांवाला हत्याकांड के विद्रोह में, या बंगाल विभाजन, या डी रॉलेट एक्ट। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन का परिणाम स्वरूप होता है। आगे देखते हैं हम 75 नंबर प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा विकल्प बी सही होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने 76 नंबर प्रश्न पर। 76 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1917, 1919, 1921 या 1922। तो हमारा विकल्प होगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, आगे देखिए हमारा 77 जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? डायर, माइकल ओ डायर या कर्जन या मोंटेस्क्यू। तो हमारा विकल्प होगा माइकल ओ डायर। ठीक है, आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? 1920, 1930, 1932, 1942। तो यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए 79 नंबर प्रश्न, नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? ए साबरमती, बी डांडी, सी अहमदाबाद, डी दिल्ली। तो हमारा सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों साबरमती। जी हाँ, नमक सत्याग्रह साबरमती से शुरू होता है। ठीक है, आगे देखिए हम 80 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। यहाँ पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1935, 1940, 1942, 1945। तो मेरे प्यारे बच्चों
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। 81 नंबर प्रश्न को हम देख रहे हैं। यहाँ पूछा गया करो या मरो का नारा किसने दिया था या किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पूछा गया करो या मरो नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या डी हमारा चंपारण आंदोलन। तो यहाँ पर आपको बी विकल्प हमारा सही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, यहाँ पर भी देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, आगे चलते हैं हम 82 नंबर प्रश्न पर मेरे प्यारे बच्चों। 82 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। ए भारत, बी जापान, सी सिंगापुर, डी बर्मा। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो सिंगापुर। ठीक है, आइए 83 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को लोकप्रिय किया। जय जवान जय किसान, बी करो या मरो, सी इंकलाब जिंदाबाद, डी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सुभाष चंद्र जी का जो प्रमुख नारा था वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। डी विकल्प सही होगा। ठीक है, आगे देखिए हम 84 नंबर प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चे, इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था। भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ पर देखिए इंकलाब जिंदाबाद जो है यहाँ पर भगत सिंह विकल्प में है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से 85 नंबर प्रश्न, ककोरी कांड किससे संबंधित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी क्रांतिकारी आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। तो ककोरी कांड एक क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है मेरे बच्चे, एक क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है, आइए देखिए हम 86 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 86 नंबर प्रश्न कहता है भारत का अंतिम वायसराय कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड वेवेल, सी लॉर्ड लिंथिंगो या डी लॉर्ड डलहौजी। तो अंतिम जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आगे देखिए भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ। भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ। दो विकल्प हमारे यहाँ देख सकते हैं, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन या फिर माउंटबेटन योजना या बेबल योजना। तो भारत और पाकिस्तान, जो भारत विभाजन होता है, भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनते हैं, तो वो माउंटबेटन योजना के तहत होते हैं। सी विकल्प आपका सही होता है। आगे देखिए भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। 15 अगस्त 1946, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो यह बहुत ही स्वर्णिम दिन है। इस तारीख को हर भारतीय को अवश्य याद है कि हमारा जो सही विकल्प होगा 15 अगस्त 1947। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पूछा गया भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी वल्लभ भाई पटेल। तो हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री सी विकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 90 नंबर प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी वल्लभ भाई पटेल। तो हमारे पहले राष्ट्रपति हमारे देश के जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर हमारा 91 नंबर प्रश्न है पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी। ए 1927, बी 1928, सी 1929, डी 1931। तो हमारा पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं हम अपना 92 नंबर प्रश्न। यहाँ कहा गया है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव किसने पारित किया। तो हमारे विकल्प हैं महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार पटेल। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो मांग थी या प्रस्ताव किसने पारित किया। तो हमारा सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे देखिए हमारा 93 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। दो विकल्प यहाँ पर हैं 1945, 1946 हैं। 1900 सी है 1947 और डी है 1949। तो हमारा जो बी विकल्प है इस प्रश्न का वो सही होगा कि 1946 में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है, आइए चलते हैं हम 94 प्रश्न पर। 94 प्रश्न हमारा है कि भारतीय
भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1950। तो यहाँ भारतीय संविधान लागू होने की बात है। तो प्यारे बच्चों, सी विकल्प हमारा 26 जनवरी 1950 इस विकल्प का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा? यानी भारतीय का जो भारत का राष्ट्रगान है वो किसने लिखा? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी सुभाष चंद्र बोस, डी इकबाल। तो हमारा जो बी विकल्प है, रविंद्रनाथ ठाकुर जो हैं उन्होंने भारतीय राष्ट्रगान लिखा। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर है कि यहाँ पर जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? 1947, 1948, 1950 या 1952। तो जन गण मन हमारा जो राष्ट्रीय गान का दर्जा प्राप्त होता है वो 1950 में। ठीक है, आगे देखिए 98 प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से जाना जाता है? ए राष्ट्रपिता, बी आयरन मैन ऑफ इंडिया, सी भारत रत्न, डी भारत केसरी। तो हमारा जो बी विकल्प है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, हमारा 99 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? जी हाँ, भारत छोड़ो जो आंदोलन था 1942 में, उसका नेतृत्व किसने किया? ए सुभाष चंद्र बोस। और आगे के विकल्प देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बी भगत सिंह, सी महात्मा गांधी, डी वल्लभ भाई पटेल। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व था हमारा सी विकल्प पूरी तरीके से सही है। महात्मा गांधी ने जो था भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए हमारा अंतिम और 100वां प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास से हुई? ए बाल गंगाधर तिलक, बी A.O. ह्यूम, सी महात्मा गांधी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा बी विकल्प पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने अभी बहुत ही तेज़ी से 100 प्रश्नों को किया और ये सभी प्रश्न विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।